हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूँ। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये आपका यूपी पीसीएल और जो आपका बिहार में लाइनमैन और जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निकल, इन सब में क्वेश्चन से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, पहले इसमें देख लेते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर को हम लोग बेटा डिवाइस कहते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफार्मर में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। इस प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। ठीक। एसी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये आपकी क्या होती है बेटा? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न्स होते हैं उसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। ठीक। ये आपका ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक। अब देखिए ट्रांसफार्मर होता है क्या बेटा, ये आप जान लीजिए। देखिए ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे उसको स्टेबल कर देते हैं वो वहीं रखा रहता है। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस। क्या है? स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस या हिंदी में क्या कहेंगे? स्थैतिक युक्ति है। ठीक। अब करता क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहां पे जैसे हमने V1 सप्लाई दे दी। ठीक है। ठीक। तो यहां पे जो आपको V2 सप्लाई मिलेगी बच्चों, ठीक है, वो आपको या तो बड़ी होगी या आपकी घटी होगी। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, या कह सकते हैं करंट को घटाता और बढ़ाता है। तो क्या कहेंगे? वोल्टेज तथा धारा को घटाता बढ़ाता है। ठीक। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हम क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होती, चेंज नहीं होती। ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपका इसमें, ठीक है, जो प्राइमरी में होगी वही आपकी सेकेंडरी में होगी। ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और इसमें जो टर्न होते हैं पहले उसको N1 बोलते हैं, और जो दूसरी वाइंडिंग में टर्न होते हैं उसको N2 बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक। और ठीक, अब देखिए क्या करता है, इसमें जो आपकी आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होती है, बदलती नहीं है। बदलती नहीं है। ठीक है बेटा। इसमें आपकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती, बदलती नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे जो पावर होगी बेटा, वही पावर आपकी इसमें होगी। मतलब जो आपकी प्राइमरी बाइंडिंग पावर होगी वही बाइंडिंग आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग में वही पावर होगी। अर्थात पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या होता है बेटा, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ये क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक है। इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है? टू वाइंडिंग। टू वाइंडिंग।
ठीक है। तो इसमें क्या होती है बच्चों, 2 वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग आपकी क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये आपकी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक। प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं बेटा वो N1 होते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, N2 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो दोनों वाइंडिंग है इनके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी गया है। तो दो वाइंडिंग के बीच में रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। प्राइमरी प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है। ठीक। और ये आपका प्योर एसी पे काम करता है। किस पे, ये आपका एसी पे काम करता है, एसी पर काम करता है। क्वेश्चन बेटा ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग डीसी सप्लाई दे दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी सप्लाई दे देंगे तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो लिख लो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। डीसी सप्लाई देने पर वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक। अच्छा, अगर हम इसकी बनावट की बात करें, ठीक है, इसकी बनावट की बात करें तो आप जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की। अब बेटा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है और स्टील की मात्रा कितनी होती है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। सिलिकॉन स्टील में आपका जो आपका स्टील होता है वो 97% होता है, सॉरी 93%, और जो आपका सिलिकॉन होता है वो आपका 7% होता है। ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। ठीक। अब जो आपकी कोर यूज होती है बेटा उसकी थिकनेस क्या होती है ये भी पूछता है। ठीक है, तो कोर की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.35 mm टू 0.5 mm। ठीक। अब देखिए कोर में क्या होता है बेटा, हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग ही क्यों करते हैं, कास्ट आयरन इन सब का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से जो आपकी शैथिल्य हानियां होती है, हिस्टोलिसिस लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो फॉर लेस शैथिल्य हानियां। ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि कोर में आपकी एडी करंट लॉसेस भी होती हैं। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट किसके लिए, फॉर लेस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं।
बुकोज रिले, ठीक है, बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है, फॉर इंटरनल फॉल्ट के लिए होती है, फॉर इंटरनल फॉल्ट। ये क्या करती है, इंटरनल फॉल्ट को सेंस करती है। और बेटा ये क्या होती है, गैस प्रचालित होती है, गैस प्रचालित रिले होती है, ठीक है, गैस प्रचालित रिले होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बुकोज रिले होती है वो कैसी होती है, तो बेटा ये गैस प्रचालित रिले होती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये क्या होती है, मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है, कंजर्वेटर टैंक के बीच में प्रयोग करती है, टैंक के बीच होती है, ठीक है। जो आपकी बुकोज रिले होती है ये क्या होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें इसमें ऑयल कौन सा यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऑयल जो होता है आपका, ये आपका खनिज तेल का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, और सिंथेटिक ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक तेल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो आपका तेल यूज हो रहा है इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर आपका येलो होता है, ठीक है, हल्का पीले कलर का होता है। और इसका जो तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में पूछ लेता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है ऑयल की, ट्रांसफार्मर की, तो ये होती है आपकी 35 kV, ठीक है। कुछ बुकों में आपको 35 kV मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 33 kV मिलेगा, तो ठीक है। और इसका जो फ्लैश बिंदु होता है, फ्लैश बिंदु, ठीक है, वो होता है आपका 140 डिग्री सेल्सियस। ये सभी पॉइंट्स आपको याद करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, नमी से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं। किसका, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, नीला होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नीला होता है, मतलब जब सूखा होगा, ठीक है। और जब नमी सोख लेगा तो गुलाबी हो जाता है, क्या होता है, गुलाबी हो जाता है, नमी सोखने के बाद, ठीक। और ये कहाँ होता है, ब्रीदर में यूज होता है, इसमें ब्रीदर में इसको प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और होता है इसमें कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, रेटिंग जो होती है आपकी ट्रांसफार्मर की, वो बेटा किसमें होती है, केवीए में होती है, ठीक, किसमें होती है, केवीए में, मतलब रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक। अब देखिए क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। ये जैसे आपका ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, चलिए देखिए कोर हो गई, ये आपकी कोर हो गई, ठीक। और इसमें टर्न्स हो गए, ठीक। और ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी टर्न्स हो गए, ठीक। प्राइमरी टर्न्स को हम लोग बोलते हैं N1 और सेकेंडरी टर्न्स को बोलते हैं N2, ठीक।
अब यहाँ पे हमने क्या कर दी बच्चों, यहाँ पे हमने एसी सप्लाई को दी। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई जब देते हैं तो देखिए आपने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम पढ़ा होगा। उन्होंने बताया था कि हम किसी कॉइल में जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें क्या होती है, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, उसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या करते हैं, कॉइल के टर्न्स को काटते हैं, जिसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और उसके बाद लेंज ने बताया था कि जो आपका ईएमएफ होगा वो उसी का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई दी, वोल्टेज सप्लाई दी, ये आपकी V1 सप्लाई दे दी। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि इसमें आई नॉट एक करंट फ्लो होगी, आई नॉट एक करंट फ्लो होगी जिसको बोलते हैं नो लोड करंट, नो लोड प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डीपली हम बताएंगे जब आपको नो लोड और लोड पे जो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे ट्रांसफार्मर की, तब बताएंगे इसको डीपली। और इसकी जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड, फुल लोड करंट। फुल लोड करंट जो आपकी फुल लोड करंट होगी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर हम लोड लगा देंगे तो यहाँ जैसे हमने लोड लगा दिया तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड में हमने लोड लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं I2। ठीक, फिलहाल भी तो हमने I2 लोड नहीं लगा रहे हैं, तो इस करंट का जो आपका क्या होता है, इस करंट का जो 2% से लेकर 5% जो है I0 की वैल्यू होती है। ठीक, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अब सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में आई नॉट करंट एक फ्लो होगी। ये क्या करेगी, कोर में एक फ्लक्स को सेटअप कर देगी, एक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये जो फ्लक्स होगा ये क्या करेगा, ये फ्लक्स जनरेट हो गया। ठीक, अब ये फ्लक्स क्या करेगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा। ठीक है, इस प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा, जिसके कारण फैराडे के नियम के अनुसार इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बाय द इवन, ये इसको बोलते हैं। तो इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, बाय द फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। ठीक, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा बेटा कि ये जो आपका फ्लक्स है ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा। ये क्या करेगा, आपका जो फ्लक्स है ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया, E1 जिसको बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, जो फ्लक्स है आपका ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा, जिसके कारण उसमें भी क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। E2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅dt। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो जब डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, K टाइम्स E1 होगा। ठीक है, और अगर हम क्या बोलते हैं N2 की वैल्यू निकालेंगे तो K टाइम्स ऑफ N1 होगा। ठीक है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको E2 EMF मिल जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा V2। अब बेटा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका सर्किट ओपन है, तो इस कंडीशन पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I2 करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R2, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीजें कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के आधार, ठीक है, बनावट के आधार पे ये आपका एक होता है आपका कोल टाइप ट्रांसफार्मर, एक होगा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और एक होगा आपका बेरी टाइप। ठीक, अगर हम वोल्टेज के आधार पर देखें, वोल्टेज के आधार पर, तो एक होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, अच्छा, अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आपका करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीटी बोलते हैं। और आपका जो थर्ड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कूलिंग के आधार पे आते हैं, नेचुरल कूलिंग, ऑयल कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ये सब आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं कि एक प्रकार का काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। काल्पनिक ट्रांसफार्मर मतलब कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। ठीक, जिसकी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होती है। दूसरा, नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज, इसमें फ्लक्स का लीकेज होगा नहीं, लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज। ठीक, अब इसमें क्या होता है, नो वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो पावर लॉसेस, कोई पावर लॉसेस नहीं होते, नो पावर लॉसेस। ठीक, परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक, और क्या होता है, ये सब आपके जो होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के गुण हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट बच्चों कि एक कोई आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, कोई इसका कोई एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी।
और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सप्लाई दी तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका EMF कौन सा उत्पन्न होगा, E1, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस EMF बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E2 EMF उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस EMF बोलते हैं। वोल्टेज आपका V2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, एक बात जान लीजिए, जब चलिए इसको बाद में बताते हैं। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें आपके क्या होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप। नो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक, ना कम ना ज्यादा। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, N1 I1 हो जाएगा, ये आपका N2 I2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या है, नो पावर लॉसेस, कोई पावर लॉसेस नहीं होंगे। मतलब भैया जो आपने यहाँ पे पावर दी वही पावर आपको यहाँ मिलेगी, ये मैंने बताया था पहले ही। तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2। सो क्या हो जाएगा, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ठीक, तो यहां से निकाले वैल्यू, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा आपको। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या इसके बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, एंड एक होता है E1 E2 अपॉन E1 हो जाएगा, इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका I1 अपॉन I2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू K। इसको बोलते हैं क्या बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा बेटा, कभी कभी पूछ लेगा कि इस ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो E1 उत्पन्न होगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, देखो प्राइमरी में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा इसका इक्वेशन होगा 4.44 FN51। ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 4.44 FN15। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4.44 FN25। और अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का जनरल ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, तो ये होगा आपका E इज इक्वल टू 4.44 FN5। ये आपका ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है इसका इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिए कि जब N1 की वैल्यू मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब स्टेप डाउन हो जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, N1 बड़ा होगा आपसे N2 से। और स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, N2 बड़ा होगा N1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसकी इफिशियंसी होती है 50% से लेकर 70% तक होती है, ठीक। और जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 95% से लेकर 98% तक। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो 95 से लेकर 98%। कभी कभी पूछ लेगा आपका कि आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, तो 100% होती है। कभी कभी पूछ लेगा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, तो 50% से 70%। 50% से 70% मतलब ये कि इनके बीच की कोई वैल्यू एक दे देगा, अब पूछेगा कौन सा सही है, तो आप इनके बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका सही है। चलिए अब लोग ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं नो लोड पे, मतलब लोड आपका कनेक्ट नहीं है, क्या होगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और ये आपका ओपन है, ये सर्किट आपका ओपन है, ओपन सर्किट। ये आपका N2 टर्न है इसमें, और आपका N1 टर्न है, और इसको हमने सप्लाई दी, ठीक। तो बच्चों जो हमने इसमें सप्लाई दी, V1 सप्लाई दी हमने, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक I0 करंट फ्लो होती है। क्या होती है, I0 करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग नो लोड प्राइमरी करंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट बोलते हैं। ये क्या करेगी, इसमें पूरे में फ्लक्स जनरेट कर देती है, कोर में क्या करेगी, फ्लक्स को जनरेट कर देगी। फ्लक्स क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब क्या होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट कह रहे ओपन सर्किट है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो I0 होगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, और ये करंट आपकी क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी। ये करंट आपकी I0 होगी, ये क्या होगी, फुल लोड करंट की जो फुल लोड की 2% से लेकर 5% तक ये होती है, ठीक। और ये एंगल जो होगा आपका कहलाएगा फाई नॉट, क्या कहलाएगा, फाई नॉट, ठीक। अब इस I0 के दो कंपोनेंट होंगे, इस I0 के दो कंपोनेंट होंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका जिसको बोलते हैं I म्यू, कुछ बुकों में आपको ये I M मिलेगा, ठीक है, कुछ बुकों में आपको I म्यू मिलेगा, कुछ बुकों में आपको ये I M मिलेगा, ठीक। इसको बोलते हैं I ओमेगा, और कुछ बुकों में आपको ये I R मिलेगा, ठीक। अब ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, ये आपको फ्लक्स को स्थापित करेगा, ठीक है। ये क्या करता है आपके, ये जो I0 होता है, I म्यू, ये क्या कहलाता है, फ्लक्स को स्थापित करता है, फ्लक्स को कोर में स्थापित करता है,
और जो आपका आई ओमेगा है ये क्या करता है, आयरन लॉस, इसके कारण क्या होती है, आयरन लॉसेज होती है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें आई म्यू की, तो ये होता है आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है। और ये जो होता है आई ओमेगा, ये होता है आपका आई नॉट कॉस फाई नॉट, ठीक है। और इन दोनों, ये आई नॉट क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। आई नॉट, जो आई नॉट की वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होगी, आई म्यू स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। अब जब आपका ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगता है, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगता है तो उस समय क्या होती है, सिर्फ ऑनलाइन क्या होती है, आयरन लॉसेज होती है। क्या होती है, आयरन लॉसेज होती हैं। इनको बोलते हैं हम लोग कोर लॉसेज, इनको हम लोग बोलते हैं कोर लॉसेज, ठीक है, कोर लॉसेज। ठीक, ये कहां होती है, कोर में होती है। और ये क्या होती है, इनको हम लोग फिक्स्ड लॉसेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेज। ये जो आयरन लॉसेज होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड लॉसेज भी कहते हैं और कोर लॉसेज भी कहते हैं और आयरन लॉस कहते ही कहते हैं। ठीक, अच्छा, ओपन सर्किट में, तो इसको यहां लिख देते हैं बेटा। ओपन सर्किट में, ओपन सीटी में, सीटी में सर्किट में आयरन लॉसेज होती हैं, आयरन लॉसेज होती हैं, ठीक है, आयरन लॉसेज होती हैं। कॉपर लॉसेज इक्वल, कॉपर लॉसेज क्या होती है, नहीं होती। कॉपर लॉसेज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कॉपर लॉसेज के लिए हमको यहाँ लोड चाहिए। जब तक लोड नहीं होगा तो कॉपर लॉसेज नहीं होगी। ठीक, अब आयरन लॉसेज को दो भागों में बांटा गया है। आयरन लॉसेज को, आयरन लॉसेज को, आयरन लॉसेज को दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेज, इसको हिंदी में बोलते हैं सैथिल हानियां। ठीक, इनको कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक, इनका फॉर्मूला क्या होता है, KH Bmax की पावर 1.6 FB। और अगर हम एडी करंट लॉसेस की बात करें तो ये दूसरा पार्ट आयरन लॉसेस का क्या होता है, एडी करंट लॉसेस। इसका फॉर्मूला होता है, एडी करंट लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं, किससे, वार्निश से। ठीक, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KE Bmax की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। देखिए, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की दो होती है। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, आयरन लॉसेस निकालते हैं। इसमें हम निकालेंगे कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।
ये आपका सप्लाई हो गया, और ये आपका हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इससे हमने ये एक आपका अमीटर लग गया। अब इसके पैरेलल में एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक वाट मीटर लगा दिया। ठीक है, ये आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर की। ठीक, वाट मीटर। ठीक है, ये आपका अमीटर हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। यहाँ पे V1 वोल्टेज आपको मिलेगा। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपकी प्राइमरी सप्लाई हो गई आपकी। ठीक, ये आपकी टेपिंग हो गई, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपकी ओपन है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ओपन सर्किट में क्या होता है, यहां पे जो I2 करंट होगी बेटा वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। I2 करंट जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये सब तो आपका क्लियर है। ये आपका N1 टर्न हो गया, ये आपका N2 टर्न हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिए बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी, तो ये वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक, और ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ये आपकी सप्लाई हो गई। ठीक है, जो एसी सप्लाई, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, जिससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी का प्रयोग करते हैं। ये आपका मीटर हो गया, ये क्या करेगा, करंट को मापेगा। ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका वाट मीटर हो गया। ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसमें क्या हो जाएगा, जो I2 करंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, और इस टेस्ट का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, इस टेस्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कॉपर में जो आयरन लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस होते हैं उनको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग, इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो पावर, इसमें जो पावर जनरेट होती है वो होती है WI इक्वल टू V1 I1। यहाँ पे कौन सी करंट होगी, I0 करंट होगी, I0 cos फाई। ठीक, तो अगर हम I0 करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WI अपॉन V1 cos फाई। ठीक, अच्छा
अगर यहाँ से हम फाइव कॉस फाइव जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ से हम कॉस फाइव जीरो की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई अपॉन वी वन आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस निकालें, मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू वी वन अपॉन आई ओमेगा। ठीक है, या वी वन अपॉन आई नॉट कॉस। ठीक, तो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा N1 छोटा होगा N2 से, मतलब N2 में टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं। इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करनी है, सब वही सर्किट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका ये सप्लाई हो जाएगी, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो अब I1 फ्लो होगी, क्या होगी, I1 फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर पहला में लग गया, ये आपका वाट मीटर है, ये आपकी N1 है यहाँ पे, और जो N2 वाइंडिंग होगी उसको हम अमीटर से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये A2 मीटर हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक, जो आपकी वाइंडिंग में लॉसेस होंगे। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी लोड हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लॉसेस होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, I2 करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, I स्क्वायर में होगी। ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे करंट ज्यादा है, ठीक है, जब यहाँ पे करंट ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाई वोल्टेज है, आपका लो है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, N1 बड़ा हो जाएगा N2 से। ठीक है, मतलब प्राइमरी के टर्न्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से। ठीक, अब इस टेस्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस को निकालने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर लॉसेस जो होते हैं बराबर होते हैं, इसमें कॉपर लॉसेस WCU इज इक्वल टू I स्क्वायर 1 R। इसमें जो होंगे आपके जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, I1 स्क्वायर R। ठीक है, और अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें तो पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा इसमें WCU अपॉन VSI अपॉन I। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज और करंट। ठीक, कौन सी करंट, I1, जो करंट ये फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि यहीं पे मैं बता देता हूं,
देखिए फुल लोड पे कॉपर लॉसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अगर हाफ लोड होगा, ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। अगर आपका लोड 1/4 है तो कॉपर लॉसेस 1/16 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, और नो लोड पे कॉपर लॉसेस 0 होंगे। चलिए आज हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी को बेटा हिंदी में बोलते हैं दक्षता। ठीक है जुदिन, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता। ठीक, देखिए दक्षता क्या होती है। दक्षता क्या बताती है कि मशीन किस तरह कार्य करेगी, मशीन आपकी किस तरह कार्य करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट है कि ये आपका ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर। ठीक, ये आपका क्या है, आउटपुट है, और ये आपका क्या है, इनपुट। ठीक, अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक, तो यहां पे जो हमको इनपुट पावर दे रहे हैं, तो आउटपुट पे पावर कैसी मिल रही है, कम मिल रही है कि ज्यादा मिल रही है, ये डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी, इस पे इफिशियंसी पे, इसी पे डिपेंड करता है कि ये बताता है कि मशीन आपकी कैसी काम कर रही है, उसकी इफिशियंसी कैसी है, अच्छी है कि खराब है। ठीक है, तो दक्षता को हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईटा से। इसको क्या बोलते हैं, ईटा। एन की पूंछ को लंबा कर दो, बन गया ईटा। ठीक है, तो दक्षता इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर, जो आपकी आउटपुट पावर होगी, और जो आपका इनपुट पावर होगा, उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं दक्षता। आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षता। ठीक, जो आपकी ट्रांसफार्मर है, इसकी मशीनों में सबसे ज्यादा दक्षता होती है। जो ट्रांसफार्मर है आपका, इसकी मशीनों में दक्षता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता जो होती है 95% से लेकर 98% होती है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पे जो इनपुट पावर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, ईटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P2 अपॉन P1 कर सकते हो ना। P2 मतलब क्या होगा, आउटपुट पावर होगी, और P1 मतलब इनपुट पावर, ये आपकी P1। ठीक, ये आपकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। अब देखिए यहां पे जो पावर होगी उसको क्या कहेंगे, V1 I1 cos phi। आपको पता होना चाहिए कि जब एसी की बात आती है तो उसमें पावर फैक्टर आ जाता है ना। एसी की जब बात होती है तो वहां पे क्या आता है, पावर फैक्टर आता है। अगर यहाँ पे डीसी होता है तो पावर फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने cos phi लिखा है। और जो आउटपुट पावर बेटा यहाँ क्या होगी, V2 I2 cos
फाई होगी, यही ना। तो अगर यहाँ पे हम लिखे तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर मतलब क्या होगी, V2 I2 cos फाई, V2 I2 cos फाई हो जाएगा। और इनपुट पावर क्या हो जाएगी, V1 I1 cos फाई होगी। ये आपका एक फॉर्मूला और हो गया, ठीक है, इतना समझना है। अब बेटा क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे पावर आपको दी 10, ठीक, हमने आपको यहाँ पे पावर दी इनपुट, तो हमको आउटपुट पे क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। हमेशा याद रखना, कोई मशीन होगी जो आप दोगे वो एग्जैक्ट आपको आउटपुट पे वो नहीं मिलेगी, ठीक। कुछ पार्ट आपका जैसे मान लीजिए 10 है तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट पे 8 मिली, तो 2 कहां चलेगी, लॉसेस में चलेगी, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका लॉसेस हो जाएगा, ठीक, और ये क्या आपका हो जाएगा, P2 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, 10 इक्वल टू 2 प्लस 8, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू लॉसेस प्लस आउटपुट पावर, ठीक होगा नहीं। तो हम इसको इस तरह, अब तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। लेकिन अगर इसको लॉसेस में तोड़े तो कैसे होगा, अगर इसको लॉसेस में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लॉसेस, तो आउटपुट पावर क्या हो, यही रहेगी। क्लियर है। लेकिन जो आपकी इनपुट पावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें, यही तो इनपुट पावर आपके आउटपुट पावर में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, V2 I2 cos फाई प्लस लॉसेस। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगर यहां पे हम P2 को अगर लिखें तो यहां पे क्या है, P1 इज इक्वल टू लॉसेस प्लस P2 है, यही तो है। तो अगर हम P2 की सिर्फ वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस लॉसेस, है ना। लॉसेस यहां प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म को हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा, चलो इधर देखते हैं। ठीक, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 I1 cos फाई माइनस लॉसेस, क्लियर है, अपॉन V1I1 cos फाई। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है, तो दोनों वन होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको यही रखा ना, हमने V2 कन्वर्ट किया ना, ऊपर दोनों V1 हाँ क्लियर, देखो इसी को तो हमने कन्वर्ट किया V2I2 को, ये जो आउटपुट था P2 है ना, निकलेगा। हाँ तो देखो तो V1 आ जाएगा ना यहाँ नीचे। ये तो इनपुट तो वैसे ही है ना, हमने आउटपुट को चेंज किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे हमने इनपुट को चेंज किया था, अब यहाँ पे हमने किसको कर दिया, आउटपुट को चेंज कर दिया। क्लियर है। अब लॉसेस दो होती हैं, एक होती है आपकी क्या, ये आपकी आयरन लॉसेस होती है, आयरन लॉसेस दो होती है। कौन सी, एक होती है आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KHB max 1.6 F इंटू V। और एक होती है आपकी ईडी करंट, ये क्या होती है, KEB max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक, और जो आपकी कॉपर लॉसेस होती है वो होती है I स्क्वायर R, यही तो होती है। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉसेस को हम क्या लिख सकते हैं, लॉसेस क्या होंगी, दो होंगी, तो लॉसेस मतलब क्या होंगी, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस को जोड़ के लिखेंगे ना। तो लॉसेस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, WI प्लस WCU, मतलब आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होती है, फिक्स होती है, ये सब पता होगा तुमको, और ये क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, लोड पे डिपेंड करती है। ठीक, अभी एक नई चीज और बताएंगे तुमको, तो ये फॉर्मूला लिख लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू V2
I2 cos phi अपॉन V2 I2 cos phi प्लस WI प्लस WCU, यही तो होगा। हाँ, अब यहां पे भी उठा कर रख दो, इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा V1 I1 cos phi माइनस WI प्लस WCU अपॉन V1 I1 cos phi। तो ये तो आ गई आपकी इफिशियंसी। ठीक, अब पूछेगा कि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी? कब होगी? जब क्या हो जाएगा, आयरन लॉसेस किसके बराबर हो जाएंगे? कॉपर लॉसेस के। मतलब WI बराबर हो जाएगा WCU के। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? मैक्सिमम मैक्सिमम इफिशियंसी कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें होंगी आपकी इफिशियंसी की वाली। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि हाफ लोड पे इफिशियंसी क्या होगी, हाफ लोड पर दक्षता। ठीक, तो हाफ लोड पे इफिशियंसी क्या होगी? हाफ लोड पे इफिशियंसी हो जाएगी आपकी ईटा इक्वल टू 1/2 V2 I2 cos phi अपॉन 1/2 V2 I2 cos phi प्लस। अब यहां पे मुद्दे पे बात ध्यान दीजिए, एक चीज यहीं पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉपर लॉस, देखिए आपका जो आयरन लॉसेस होता है ये लोड पे डिपेंड नहीं करता, तो इसे लोड से मतलब नहीं है, तो यहां पे क्या लिख दोगे? WI एज इट इज लिख दोगे। अब आते हैं हम कॉपर लॉसेस पे। ठीक, तो जब हाफ लोड पर जो आपकी ये हो जाएगी कॉपर लॉसेस, क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। पूछो कैसे? पूछो कैसे? अब देखो हाफ लोड पे क्या हो जाएगा, जो करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? I/2 हो जाएगी। ठीक, तो I² क्या होता है? I² R होता है, तो यह क्या लिखोगे? I²/2 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो आपकी लॉसेस हो जाएंगे 1/4 कॉपर CU। समझ में आया? मतलब अगर आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि अगर आपका हाफ लोड है, मतलब लोड की वैल्यू क्या हाफ हो गई, तो कॉपर लॉसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे जो कॉपर लॉसेस हो जाएंगे क्या हो जाएगा? 1/4 WCU। ठीक, अगर मान लो कोई कह दे कि आपका 1/4 लोड है, तो कॉपर लॉसेस कितनी हो जाएगी? 1/16 WC हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, तो हाफ लोड पर कुल लॉसेस क्या हो जाएंगे? तो देखो आपकी आयरन लॉसेस तो फिक्स होंगी, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपकी कॉपर लॉसेस कितनी हो जाएंगी? हाफ लोड पर 1/4 WC हो जाएंगे। सुन में? और अगर आपसे कहा जाए कि 2 गुना भार और फुल लोड 2 टाइम्स लोड पर मतलब लोड जो है आपका 2 गुना हो गया, करंट की वैल्यू क्या होगी? 2I हो गई, तब क्या हो जाएगा? ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 WCU। क्या हो जाएगा? ये 4, मतलब कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगी। समझ में आया? स्क्वायर में बढ़ती हैं लॉसेस।
लोड के अकॉर्डिंग स्क्वायर में बढ़ती है, ठीक। और अगर कहा जाए 1/4 लोड, तो क्या रहेगा, WI प्लस 1/16 WCU हो जाएगा। समझ में? ये चीजें आपको याद में रखनी, ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बताया था आप लोग को, लेकिन ये चीज नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी यूपीपीसीएल की तैयारी करवानी है, ठीक। अब देखिए टॉपिक आता है पूर्ण दिवस क्षमता, ऑल डे इफिशियंसी। तो ऑल डे इफिशियंसी क्या हुआ कि 24 घंटे की आउटपुट पावर अपॉन 24 घंटे की इनपुट पावर के अनुपात को पूर्ण दिवस दक्षता कहते हैं, ठीक। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी पर ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम इफिशियंसी होती है, ऑन मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब WI WCU के बराबर होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक लोड कितना होगा। इस कंडीशन पे कभी कभी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक लोड क्या होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक लोड क्या होगा, इलेक्ट्रिक लोड इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है फुल लोड इन केवीए, जो आपका टोटल लोड होगा, ठीक। अब अंडर रूट WI अपॉन WCU, WI अपॉन WCU, ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आगे से पूछे मैक्सिमम इफिशियंसी पर इलेक्ट्रिक लोड की वैल्यू क्या होगी, तो फुल लोड जो होगा वो इनटू अंडर रूट टाइम्स ऑफ WI अपॉन WCU होगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज देखिए हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन की। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ये टर्मिनल खुला हुआ है, मतलब ओपन सर्किट की बात हो रही है, ठीक। तो ये इसका वोल्टेज मान लें V02, ठीक। समझिए मेरी बात। देखिए हम कहते हैं कोई भी चीज समझाए तो फिगर बना के समझाए, ज्यादा समझ में आता है इसे, ठीक। और एक ये ट्रांसफार्मर है, यहां पे हमने क्या कर दिया, लोड लगा दिया। क्या कर दिया, लोड लगा दिया। इसका वोल्टेज कितना है, V2, ठीक। अगर आप लोग की तिवारी से बात होती है, तिवारी से उनसे कहते कॉलेज आया रेगुलर, अब जो रेगुलर नहीं आएगा उसको डामाडोल हो जाएगा, उसको मैं सेशनल नहीं दूंगा। अब से रेगुलर जो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन के लोग वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VR%, किससे, VR%, ठीक। ये क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है माइनस ये वोल्टेज अपॉन ये इंटू 100, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर के नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज, ट्रांसफार्मर के, देखो ट्रांसफार्मर क्या ओपन है, यहाँ पे यहाँ लोड नहीं लगा है, तो क्या कहेंगे
ट्रांसफार्मर के नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के लोड पर आउटपुट वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है। इसी तरह तुम लोग को हमने जब उसमें पढ़ाया था, नींद आ रही, उसमें क्या था, जब हमने ट्रांसमिशन तुम लोग को पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था ना कि सेंडिंग और रिसीवर का जो अनुपात होता है माइनस का, वो भी क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक। अच्छा, अब देखिए कुछ बातें हैं। ठीक। अब वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अगर जीरो हो, बात हमारे ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझो। जब वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो हो, ठीक, तो क्या माना जाएगा? सर्वोत्तम। क्या माना जाएगा? सर्वोत्तम। ठीक है, समझ गए? और अब इस पे 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपका ठीक है, अगर आपका पावर फैक्टर क्या है? लैगिंग है। क्या है बेटा? लैगिंग। तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? ये बात दिमाग में बैठा लो। और जब आपका cos फाइव लीडिंग होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? दिमाग लगाओ, निगेटिव होगा। क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। ओ, अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए शर्त देख लेते हैं क्या होती है। ये आपका यहाँ पे जो इसका सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं R02, और यहाँ पे जो होगा वो बोलता है, इसका जो रिएक्टेंस होगा उसको बोलते हैं X02। अब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या शर्त होती है? tan phi is an equal to x02 upon r02। ये आपकी क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है। ठीक है। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है मोस्टली जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है मोस्टली जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ठीक है, लगभग 0.8 पावर फैक्टर पे ये काम करता है। देखते हैं हम समांतर प्रचालन, दो ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन, मतलब इनको पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए समांतर में कनेक्ट कुछ विशेष आवश्यक शर्तों के लिए इसको करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर को जो हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उसके कई लाभ हैं। ठीक है, तो चलिए उन्हीं लाभों के बारे में डिस्कस करते हैं।
समांतर प्रचालन या कह सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर, ठीक। अब देखिए ट्रांसफार्मर को दो ट्रांसफार्मर को समांतर में अगर हम प्रचालित करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग आपको 5 पॉइंट बताएंगे, ज्यादा बहुत पॉइंट है। उसके बाद आपको बताएंगे समांतर प्रचालन की शर्तें, 4 शर्तें होती हैं, ठीक है। पहला क्या है कि पहला क्या है, बिजली घरों से अतिरिक्त बिजली को संचित करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में लगाते हैं। क्या लिखेंगे, बिजली घरों से अतिरिक्त कैसे लिखेंगे, अतिरिक्त बिजली, अतिरिक्त से लिखा है वैद्युत शक्ति को संचित करने के लिए, उसके लिए संचित करने के लिए पहला क्या है कि बिजली घरों से हम अतिरिक्त विद्युत शक्ति को संचित कर सकते हैं, मतलब ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, बिजली घरों से अतिरिक्त विद्युत शक्ति को वितरित करने के लिए मतलब ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हम कर सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए, उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है बेटा, सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा पावर हाउस में जाओगे तो आपको 2 ट्रांसफार्मर मिलेंगे, बड़े बड़े एमवीए में होंगे, एक 10 एमवीए का होगा, एक आपका 5 एमवीए का होगा, दोनों किसमें कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, और अगला क्या है, उपकेंद्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उपकेंद्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक, क्षमता बढ़ाने के लिए भी और दक्षता बढ़ाने के लिए। और क्या है, आपका ट्रांसफार्मर में अगर हम, इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हम लोड को बांट सकते हैं, मतलब इस यहां लोड के लिए ये ट्रांसफार्मर, यहां लोड के लिए ये ट्रांसफार्मर, समझे ना, कि मतलब जो लोड होंगे उसको समान रूप से वितरित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर में लोड बांटने के लिए, इसे क्या होगा, कोई लोड है उसको हम बांट देंगे तो ट्रांसफार्मर मतलब क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, ठीक, और क्या है, विद्युत सप्लाई की को सुधारने के लिए, ठीक है। और क्या है, और है आपका विश्वसनीयता, मतलब जल्दी फॉल्ट नहीं आएगी इसलिए, ठीक है। तो और क्या है, भार स्थानांतरण सुविधा के लिए, मतलब इससे क्या होगा, लोड आपका जो होगा आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कारण है, ये सब क्या है, कारण है जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, समांतर में क्या करते हैं, समांतर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक शर्तें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके लिए 4 मेन शर्त है, ठीक। पहली शर्त क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए,
मतलब पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, पोलैरिटी मतलब सेम कला में होने चाहिए। ठीक है, सेम कला में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट समझ लो, मतलब समान कला विस्थापन पे होना चाहिए। ठीक, तीसरी क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मतलब जो आपके ट्रांसफार्मर है, अगर एक की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो दूसरे की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। चौथा है क्या, दोनों ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान होना चाहिए। दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर का थर्ड पार्ट बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसफार्मर के 3 फेज कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्कॉट कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, 2 फेज से 3 फेज, 3 फेज से 2 फेज। ठीक, अब देखिए स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को उसने डाउन कर दिया। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आपकी क्या हो गई, N1 हो गई, और ये आपकी N2। ठीक, ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। चलो हम लोड लगा देते हैं। ठीक, ये आपका V1 हो जाएगा वोल्टेज, और ये आपका V2 वोल्टेज हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो V2 होगा उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, N2 छोटा हो जाएगा N1 से हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें लपेट की संख्या कम होगी। लपेट मतलब समझो टर्न्स, कभी कभी हिंदी में भी समझ लेना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है बोलने में। लपेट, लपेट क्या होता है, कुछ जल्दी ज्यादा फेंकता तो आदमी क्या करता है, ये भी लपेटता है, इसको भी लपेटना कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, लपेट की संख्या कम होगी इस लपेट संख्या से। ठीक, अब बात ध्यान दो मेरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था, V1 अपॉन V2 अपॉन V1 E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, तभी मैं आपको आगे CT-PT पढ़ाऊंगा। ठीक, अब इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझ रहे हो, मतलब टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज घटेगा। और यहां से रिलेशन क्या पता चल रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। मतलब वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी, और अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा। और मैं हमेशा तुम लोग को कहता हूं कि स्टेप डाउन स्टेप अप, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप डाउन और स्टेप अप का पूछे तो आपको वोल्टेज को लेके चलना है। किसको लेके चलना है, वोल्टेज को। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीटी पूछा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है लेकिन बता देंगे स्टेप डाउन होगा। अरे सोचो तो पहले क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब अगर कहा जाए स्टेप अप की बात करें, इसी में बता देते हैं स्टेप अप की।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां वो होता है जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब मैंने तुम लोग को पावर जनरेशन पढ़ाया था तो क्या बताया था, 11 केवी पे जनरेशन होता है ना? इंडिया में कितना होता है? 11 केवी होता है। और अमेरिका में कितना होता है? 33 केवी पे जनरेशन होता है, यही बताया था। भारत में और इंग्लैंड में कितने? 11 केवी पे जनरेशन होता है। ब्रिटेन 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 वही यार, ब्रिटेन। ठीक ठीक है, तो अब हम लोग 11 जहाँ पे जनरेशन कर दिए, उसके बाद हम लोग इसको 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। क्यों करते हैं? लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग वोल्टेज का क्या कर देते हैं, जनरेशन 11,000 पे करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको बढ़ा देते हैं। तो वही स्टेप अप। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका V2 हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा V1 से। V2 जो बड़ा हो जाएगा आपका V1 से, और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक, अब इसमें वोल्टेज घटेगा तो करंट इंक्रीज होगी। इसमें वोल्टेज घटेगा, इसमें इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, हमने एक चीज बताई थी, तुम लोग को पता नहीं याद है, क्रॉस चेक करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग वोल्टेज होता है वोल्टेज से ज्यादा जाता है, किस इफेक्ट के कारण? बताओ, तुम चुप रहो, तुम बताओ, अजुदीन तुम बताओ। ऐसे तो यार ही होगी। मोहित तुम बताओ। क्या कैसे बता सर? अलग पूरा दुनिया में क्वेश्चन बता सर, तब समझ आएगा। देखो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, हाँ, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमने सेंडिंग वोल्टेज VS है और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज जो VR है रिसीविंग। अब जो VR की जो वैल्यू होती है, ये सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, इसकी वैल्यू हो जाती है VS से ज्यादा, कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर के कारण। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा, इफेक्ट को उस पर क्या? ध्यान नहीं आ रहा। फेरांटी इफेक्ट। गारंटी। फेरांटी इफेक्ट जो होता है, उसके कारण क्या होता है, जो आपका रिसीविंग वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, सेंडिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ में आया? स्टेप अप स्टेप डाउन क्लियर है? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ये जो रिलेशन दिया है, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE और बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, कैसे रख लिए होंगे? नहीं, कलेक्टर धारा और बटे एमीटर करंट, बटे वो कलेक्टर करंट है और नीचे बेस करंट। तुम कैसे पढ़े होगे? देखो, इंजीनियरिंग जो होती है जुगाड़ से पढ़ी जाती है। इंजीनियरिंग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम यार रट ही नहीं पाओगे। अब हम बताएं कैसे याद किए हैं। अल्फा है, अल्फा इसे तो लिखते हो, अल्फा या इसको यूं कर दो, ई बन गया नहीं बन गया? ई बन गया नहीं बन गया? अल्फा जैसे आपका ये है, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन बना दो, एक लाइन यहाँ बना दो, ये बन गया। ई बन गया नहीं बन गया? ठीक, तो अल्फा के साथ क्या है आपका? ई है, तो आई से तो छोड़ दो, आई से तो कॉमन है। ठीक, कैसे याद किया है बता रहे तो, मैथड ये सब कैसे याद करना है। पैटर्न वाला भी चलो बता देते तुमको वो भी। ठीक, टरबाइन वाला कैसे याद करूँ, किसकी स्पीड ज्यादा हो, कहाँ लूँ। ठीक, अब ये बीटा कैसे याद किया? बीटा की पूछ काट दो, बीटा की पूछ काट दो, इसके साथ कनेक्ट हो गया ना, तो बीटा में IB नीचे आएगा, बीटा में IB नीचे आएगा और अल्फा में I नीचे आएगा। IC कॉमन है, याद हो गया? याद हुआ? हाँ ठीक है। ठीक तो है ये। हमने कैसे याद किया था, हम अपना बता रहे कैसे हम याद करते थे। हमने क्या किया कि बीटा इज इक्वल टू याद कर लिया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको हमने याद कर लिया।
ठीक। अब जब बीटा तुमने याद ही किया तो अल्फा तो यहाँ से निकाल ही लोगे, अल्फा तुम यहाँ से निकाल ही लोगे। ठीक। अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता कौन सी टरबाइन कहाँ यूज करें, कैसे क्या होगा बताइए थोड़ा। तो चलो एक हम तुमको मेथड बताते हैं कैसे याद करो। जैसे जो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका 500 मीटर, यहां पे टरबाइन लग दी, ये कोई टरबाइन लग दी। ठीक। और तुमको हमने पढ़ाया था कि जहां सीट्स ज्यादा होता है वहां पे पेल्टन यूज करेंगे, बताया था पेल्टन व्हील यूज करेंगे। तो भैया यहाँ पे जब जल भेजा जाएगा, जल की स्पीड लगभग कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब इस जल को जब यहां से यहां भेजोगे तो जल की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे मान लो तुम खड़ी चढ़ाई चढ़ो तो तुमको पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, और खड़ी रास्ते तुमको फेंक दिया जाए तो सिलेंडर को फेंक दो, कुछ भी हो, तुमको नहीं, सिलेंडर को फेंक दो तो लड़ते जल्दी आ जाएगा ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जल की स्पीड क्या होगी, ऑलरेडी ज्यादा होगी, तो इसको ज्यादा घूमने स्पीड देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, लगभग 20 आरपीएम से लेकर 10 आरपीएम तक होती है। जो पेल्टन व्हील होती है इसकी स्पीड क्या होती है, 20 आरपीएम से 10 आरपीएम, हमने वीडियो में अपने बताया। तो भैया इसको ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, जब ऊंचाई पे रखी गई तो घुमाना नहीं पड़ेगा। और सबसे ऊंचाई वाले पे क्या पेल्टन व्हील यूज होती है, हमने लेक्चर में तुमको बताया। अब आते हैं दूसरा। अब ये यहां पे रखे हैं, एक टरबाइन ये रखी है। ठीक। अब ये आपके मान लेते 30 मीटर ही ऊंचा, इसका जो शीर्ष है 30 मीटर ही ऊंचा। ठीक। अब यहां से भेजो भैया, तो यहां से जब भेजोगे तो यहाँ ऊंचाई किसकी कम है ना, कम, तो यहाँ पे जल की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। ठीक। और जब ये जल की रफ्तार कम होगी तो इसको स्पीड ज्यादा चाहिए होगी। ठीक। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, कप्लान यूज कर देंगे। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से सीट्स पे कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, बस ये समझ जाओगे कि पता चलेगा किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी कम होगी। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 200 आरपीएम से 120 आरपीएम। और बचा कौन, फ्रांसिस आपका बीच में आ जाएगा। समझ में, ऐसे याद करो, कोई भी चीज याद करो टेक्निकल में ऐसे एग्जांपल दे के याद करो तभी क्रैक कर पाओगे, तो नॉट पॉसिबल। ये आपका बाबर, हुमायूं, अकबर का इतिहास ली, जो रट लिए, याद कर लिया, हो गया, ये आपकी इंजीनियरिंग है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक। ठीक। स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होती है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, वन सिंगल, इसमें क्या होता है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक। अब देखो कैसे क्या होगा, ये आपका ये हो गया वाइंडिंग। ठीक। अब इसको हमने सप्लाई दे दी भैया, ठीक। अब यहां पे टेपिंग होती है। क्या होती है, टेपिंग। वैसे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक। ये आपका क्या हो गया, लोड। ठीक। ये आपका ए और सी दे देंगे, मतलब ये आपका जो क्रॉस यहां पे जो वोल्टेज होगा ये हाई वोल्टेज होगा। ठीक। अब इसी वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में करेंगे। ठीक। देखो क्या होता है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2 upon V1 is equal to N2 upon N1 is equal to E2 upon E1 is equal to I1 upon I2 equal to K।
इट मीन्स कि देखो मेन पहले समझो क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज को आप कम करोगे तो करंट आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिल जाएगी, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इशू ना। ठीक, कोई भी ट्रांसफार्मर है इसका फॉलो लो करेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, वोल्टेज को अगर कम किया तो आपको करंट ज्यादा मिल जाएगी, और अगर हमने वोल्टेज को ज्यादा किया तो करंट आपकी कम मिलेगी। आपका जब हमने ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताया था तो स्टार्टिंग ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएंगे और करंट को, वोल्टेज को घटाते और बढ़ाते हैं। ठीक, तो जब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। ठीक, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि ओपन सर्किट में हमको करंट की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता ज्यादा, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते थे। ठीक, और अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो वहां पे हमको वोल्टेज कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या करते थे, वोल्टेज को कम करते थे, करंट आपको ज्यादा मिल जाती थी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कहते थे, वहां पे हमको कॉपर लॉसेस मिल जाते थे। समझ में क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कैसे होंगे, एक होगा स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। मतलब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो स्टेप अप कहलाएगा और वोल्टेज को घटाओगे तो स्टेप डाउन कहलाएगा। ठीक, ये क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। मतलब वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक, कितने प्रकार का, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, समझ में आया ना। अब देखिए बेटा, एक खास बात इसकी ये भी है कि भैया वाइंडिंग आपकी कम है, वाइंडिंग एक है, तो कंडक्टर क्या लगेंगे, कॉपर क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इससे क्या होता है, बचत होता है। ठीक, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। अब चलिए बच्चों, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक, और रही बात सीटीपीटी की, तो उसको बता देंगे, सीटीपीटी में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, देखिए पहला होता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक, दूसरा होता है आपका स्टार स्टार कनेक्शन। आई होप आपको डेल्टा और स्टार के बारे में सब पता होगा, कौन सी लाइन करंट होती है, क्या होती है, सब क्लियर है। हाँ। ठीक, उसके बाद होता है बेटा आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक, तो पहले हम लोग चलो बात करते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, काला रे जैसे आए। चलिए कनेक्शन बनाते हैं डेल्टा के।
ठीक है, ठीक है, अच्छा होना नहीं ना, चलो ठीक, मजा नहीं आना चाहिए। ठीक। अब इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं। एक टर्मिनल हमने यहां से निकाला, एक टर्मिनल आपका ये निकलेगा और एक टर्मिनल आपका ऊपर से ये निकलेगा। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी, इसको दे दिया हमने ए। ठीक, और ये आपका ए हो गया। ठीक है, ओके। ये आपका हो गया C2 C1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A1 A2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये B होगा ना, B। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका B2, और ये आपका A1 होगा और ये आपका A2। क्लियर है? क्योंकि हमने टर्मिनल्स के नाम देने इसमें, क्योंकि आपकी इसमें क्या होता है, स्टार में डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट का मान √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट का होता है। तो हमको इसमें फेज करंट और लाइन करंट दिखानी पड़ेगी, वोल्टेज आपका सेम रहता है। ठीक, अब देखिए ये आपके डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, ये देखिए 3 फेज वाइंडिंग जो है आपकी डेल्टा में दी गई है। ये आपका, ठीक, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। इसमें भी दूसरा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो आपका क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। और जो लोड करंट होती है वो क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है। या कह सकते हैं IP इज इक्वल टू IL अपॉन √3, कह सकते हो। अब देखिए क्या है कि ये देखिए, ठीक, ये आपकी कौन सी करंट है, लाइन करंट है। और ये सब आपके क्या फेज करंट है। ठीक, तो लाइन करंट और फेज करंट का अनुपात क्या होगा, समान होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन अगर हम जब लोग करते हैं, समानता पहचान करते हैं डेल्टा डेल्टा का, इस सब का, तो हमने क्या बताया था आपको कि सब कुछ सेम होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर, अब देखो यहां हमने, यहां के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो किसके अनुपात में होगा, इसके अनुपात में होगा। ठीक, तो यहां का क्रॉस का वोल्टेज माने क्या है, VAB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज, तो इसका भी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB तो होगा। ठीक, ये है भी, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, इसमें सेम होते हैं। तो चाहे ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज लें, सॉरी ये भी है, हम यहां AC नहीं कहते। ठीक, अगर हम यहां पे VAC लें तो देखो हमने AB लिया, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, BC आएगा ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, VBC अपॉन, ये भी BC है, तो क्या हो जाएगा, VBC।
अब क्या आ जाएगा, देखो क्या होता है, तुमने सिग्मा पढ़ा था हाई स्कूल में। मतलब सर्कुलेशन क्या होता है, एक प्रॉपर वे में होता है, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से ए जाएगा। उसी कंडीशन में हमने क्या किया, पहले ए बी लिया, उसके बाद बी सी लिया, अब क्या लेंगे, सी ए लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बी सी ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के। इतना समझ में आया? ओके, अच्छा अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, लाइन वोल्टेज 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, फेज करंट है। ठीक, तो हम इसमें करंट, फेज करंट, इसमें क्या होगा, लाइन करंट और फेज करंट को रेशियो लेंगे, लाइन करंट और फेज करंट का रेशियो लेंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये करंट जो है कहां गई, यहां से जो आई ए बी, क्या हो जाएगा, आई ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, आई ए बी। ठीक, उसी तरह आई बी सी, उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट है वैसे। और इसमें क्या हो जाएगा, आई बी सी, उसके बाद आई सी ए और आई सी ए इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन करंट बटे ये लाइन करंट, सब सेम ही तो होगा। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए। हमने तुमको 4 कंडीशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ये सब सेम होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आई ए, आई बी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई सी इक्वल टू, अब ध्यान दो, दिमाग में जोर लगाओ, हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाया था, तुमको क्या पढ़ाया था, V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 बताया था, इक्वल टू K, ये बताया था ना। तो अब जब ये इसका रेशियो K के बराबर था, तो जब करंट में लेंगे तो 1/K हो जाएगा, समझ में आया ना। मतलब हमने क्या, अगर इसको हम I2 देखो, ये हमने जब इसके सीक्वेंस में बराबर लाना पड़ेगा, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/K। उल्टा करना। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे होगे, कुछ सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है ना। तो बेटा सब में जो माइनस कॉमन है, सब कट पिट जाएगा ना। ठीक है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो ठीक। ठीक, अब देखो इसका यूजेस कहां करते हैं, इस प्रणाली का यूजेस हम कहां करेंगे, तो तूने पढ़ लिया डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग कहां करेंगे, ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना। अब डेल्टा है, दिमाग लगाओ, डेल्टा है, डेल्टा में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक, करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, तो कहां यूज करेंगे, हाँ मोटर कर लो, मतलब इसका प्रयोग कहां करेंगे, जहां पे हमको वोल्टेज कम, जो कम ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या लिखा है, डेल्टा कनेक्शन का कम वोल्टेज और हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो आपकी करंट ज्यादा होगी ना। तो करंट कब किस में ज्यादा होती है, कम वोल्टेज वाले, स्टेप डाउन में होता है ना, अभी समझाया ना तुमको। तो क्या होगा, कम वोल्टेज तथा हाई पावर ट्रांसफार्मर में, समझ में आया।